साथियों, यूएस और ईरान की पीस डील हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद को विनर घोषित कर दिया है। इस एंगल एक्स को हम जानेंगे कि पाकिस्तान क्यों अपने आप को विनर घोषित कर रहा है। मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल फिर से हाजिर हूं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीएमए अली नकवी सर, जो बहुत यूजफुल इंसाइट आपको आज देने वाले हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दिया, ईरान ने मान भी लिया, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया। मार्केट चढ़ रही है, यानी मार्केट खुशी बना रहा है, और एक्सपर्ट भी खुश हो रहे हैं। ऑयल के दाम गिर रहे हैं, शिप चल पड़े हैं। लेकिन मेरी समस्या अभी भी एक है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, और बहुत सारे साथियों के मन में सवाल होगा। और वो ये है कि जब इतना सब कुछ डील हो गई, पीस डील हो चुकी है, तो जिस मुद्दे पर आज से कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले लड़ाई शुरू हुई थी, वो तो मुद्दा टेबल पे ही रह गया है। और वो मुद्दा क्या है सर? न्यूक्लियर इशू ऑफ द ईरान। वो टेबल पे अभी भी पेंडिंग क्यों है? हम पीस डील की बात कर रहे हैं, हम 60 दिन हमने ले भी लिया है, तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि 60 दिन पीस डील में रखे क्यों गए हैं। पीस मतलब शांति, मतलब शांति है, तो उसमें शांति में टाइम क्यों जोड़ दिया गया है? क्या ये 60 दिन की शांति फिर से नए युद्ध का काउंटडाउन है? क्या फिर से दोनों देश तैयार हो रहे हैं एक नए युद्ध की तैयारी के लिए, जो हम आज से 60 दिन के बाद देखने वाले हैं? यानी 60 दिन के बाद क्या फिर से इन्फ्लेशन होगा? क्या फिर से दुनिया तबाही की तरफ मुड़ेगी? और क्या फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे? सर, यूएस और ईरान ने पीस डील कर दी है, एमओयू पे डिजिटल सिग्नेचर हो चुके हैं। 19 तारीख को ठंडी ठंडी हवा लेते हुए स्विट्जरलैंड की बर्फ के अंदर सिग्नेचर भी कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने का उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया है। यूएस ने जितने ब्लॉकेज लगाए थे, यूएस ने उसे रीओपन करने के लिए डिसीजन भी ले लिया है। और शानदार जबरदस्त बात है, जो हमारे ट्रम्प चाचा हैं, जो ट्रम्प चाचा हैं, जिन्हें एक ही चीज चाहिए, पीस पुरस्कार, नोबल पीस प्राइज जिन्हें चाहिए ना। ट्रम्प चाचा ने ट्वीट देखो कितना शानदार किया। ट्रम्प चाचा कह रहे हैं, पीस थ्रू द स्ट्रेंथ। देख रहे हो, शब्दों पे गौर करना, पीस थ्रू द स्ट्रेंथ, अमेरिका प्रोटेक्टेड ग्लोबल शिपिंग एंड रिस्टोर स्टेबिलिटी। अमेरिका प्रोटेक्टिंग, हालांकि चलो अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं तो अमेरिका को श्रेय देंगे देंगे, लेकिन उन्होंने खतरनाक वर्ड यूज किया, अमेरिका प्रोटेक्टेड। यानी उन चच्चा का मानना यह है कि जो बचाता है अमेरिका बचाता है। यानी कि जो दुनिया को शांति दे रहा है वो अमेरिका दे रहा है, जो दुनिया को खाने पीने के लिए दे रहा है वो अमेरिका दे रहा है, जो तेल भी दे रहा है वो भी अमेरिका दे रहा है। ईरान का तेल पे कोई अधिकार नहीं है, अमेरिका ही दे रहा है। ग्लोबल शिपिंग रिस्टोर अमेरिका। तो चाचा का जो होता है, दूसरी दुनिया के ट्वीट चलते हैं, वो अपनी तारीफ ही तारीफ करते हैं। उनका हमेशा से ही रहा है, तारीफ करो अपनी खुद की, कोई मेरी ना करे, मैं खुद की तारीफ कर दूंगा भाई। सर, बिल्कुल आप बिल्कुल। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, और क्यों हो रहा है ये सब? थोड़ा चाचा पे भी प्रकाश डालो। सबसे सबसे पहले सर मेरा सबको सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार सभी ऑडियंस को। और सर आपको भी मेरा सलाम। सबसे पहले सर आपने पूछा कि जो ट्रम्प चाचा है हमारे, बिल्कुल शहीद अपने युद्ध के ट्रम्प चाचा, वो चाहते हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाए शांति का। अरे युद्ध आप कराते हो, शांति भी आप ही करोगे? ये हाँ। कौन सा दोनों बातें? मतलब आप दोगलापन अपना रहे हो। अब आपने बोला सर ये जो मुद्दा है, जो डील हुई है, क्यों हुई है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो मैं सबसे पहले सर इसके पीछे जो रीजन मानता हूं वो ऑयल का है। ऑयल और गैस। कि ऑयल और गैस के भाई डे बाय डे इन्फ्लेशन हो रहा था, ग्लोबल पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रही थी, हर कंट्री प्रेशर बना रही थी भाई। क्यों स्टेट ऑफ हॉर्मस क्यों नहीं खोल रहे, इस वार को क्यों नहीं रोक रहे हो? और बल्कि अमेरिकी ऑडियंस, वो जो वहां सॉरी अमेरिकी जनता भी कह रही थी, चाचा साहब खोल दो, क्यों युद्ध कर रखा है, कोई इसका रिजल्ट तो बताओ क्या हुआ। चाचा साहब अपनी मस्ती में मरे, उन्हें तो अपनी सत्ता चाहिए, उन्हें तो अपना नाम चाहिए मीडिया के अंदर, हमेशा बना रहे। तो सबसे पहले जो इसमें जीत हुई है वो ऑयल की हुई है। कि जैसे ये युद्ध की खबर आई कि भाई युद्ध की डील हो चुकी है, शांति होगी, अब पीस होगा, वैसे ही देखिए प्राइस एकदम से डाउन आना शुरू हो गया ऑयल के। और देश के जो जितने भी आम जनता थी हर कंट्री की, जिनकी जेब पे भारी भरकम पड़ रहा था उस गैस को खरीदना और पेट्रोल खरीदना, उनको थोड़ी राहत मिलेगी। असली जीत मैं उनकी भी मानता हूं। ठीक है। अब लेकिन मीडिया क्या कह रही है, डिप्लोमेसी की जीत हुई है। अरे डिप्लोमेसी की जीत नहीं, ऑयल और आम जनता की जीत मानता हूं, जो गरीब आदमी से त्रस्त हो रहा था और इकोनॉमी को फायदा हुआ, हर कंट्री की इकोनॉमी को फायदा हुआ, क्योंकि 20% स्टेट ऑफ हॉर्मोन से ऑयल आता है। ठीक है। दूसरा रीजन सर इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, कि भाई साहब इसके अंदर आप बात करें हिडन विनर की, तो इसमें जो मध्यस्थता दिखाई है वो आपकी पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और आपका जो टर्की है, इन्होंने मध्यस्थता कराई है डील पे। काफी महीनों की चर्चा के बाद ये मध्यस्थता, क्योंकि बीच में भी आपने सुना था कि भी डील हो रही है, बट बीच में वो डील कंफर्म नहीं हो पाई थी। ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि उन्होंने भी मध्यस्थता कराई। और जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है,
वो 2005 में जो उनकी पावर थी अब वो नहीं है, बल्कि और भी चेंजेस आ गए 2005 से। आज मिडिल ईस्ट वो मिडिल ईस्ट नहीं रहा है, उसके भी कहीं ना कहीं दबदबा बना है। तो ट्रम्प साहब को उन्होंने भी प्रेशर में लाया। अब दो रीजन तो सबसे सॉलिड रीजन थे सर, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दो थे। और तीसरी बात यह है कि सर अगर मैं बात करूं कि भाई ट्रम्प साहब के जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था भाई मिड टर्म इलेक्शन है, ऑब्वियस बात है मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं तो वो हार सकते हैं। उन्होंने अगर जो युद्ध चलाया था तो उनकी जनता उनसे जानना चाहेगी कि आपने जिस बेस पे युद्ध किया था न्यूक्लियर को, अब बम के ऊपर, वो तो मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। तीसरा रीजन था रीजन चेंज होगा, रीजन भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि रीजन और सॉलिड बन गया ईरान का। ईरान के जो मेन लीडर को मानने के बाद ईरान और भी स्ट्रांग हो गया। वहां का बच्चा बच्चा युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन ईरान साहब के नाक को चरचरमा दिए उन्होंने। तो सर ये मेन रीजन थे हमारे तीन सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये वार को थामना पड़ा। वरना ट्रम्प चाचा जी कहीं के नहीं रहते, बुरी तरह से ये फंस चुके थे। तो आखिरी ऑप्शन के पास यही बचा था। ये तीन रीजन मैंने आपको बताया सर। वैलिड है सर, वैलिड है सर। आपने जितनी अभी जो बातें करी, जैसे कुछ तो उसकी कुछ हिस्टोरिकल डिटेल्स मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहता हूँ। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर 1979 से एक तरीके से ये सब बदलाव शुरू हुए ईरान के अंदर। लेकिन मुद्दा सर 1979 से नहीं, मुद्दा अगर आप और पीछे जाएंगे तो 1953 से। 1953 में जो डेमोक्रेटिकली प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे, मोहम्मद मोसादेक, है ना, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो सकती हाँ है, नहीं उसके लिए नहीं माफी, बिल्कुल है सही ना। बोल रहे हैं आप, उससे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो उन प्राइम मिनिस्टर साहब को हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले चैलेंज किया था ईरान के बाहर की कंट्रीज को अपना कंट्रोल ईरान के अंदर स्टैब्लिश करने के लिए। उनको हटाया गया। मिडिल ईस्ट में कुछ ट्रस्ट इश्यूज आए, लेकिन मिडिल ईस्ट की एक खासियत रही है कि वो लोग हिस्ट्री नहीं भूलते हैं, है ना। और जनरेशन तक हिस्ट्रीज को रिपीट किया जाता है। जैसे हम अपने हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऐसी जनरेशन को हिस्ट्रीज पढ़ाई जाती है। हर कंट्री का ये रूल होता है कि अपनी हिस्ट्री आपको बतानी है। अब उस हिस्ट्री को जब जी जी। रिपीट करा जा रहा था तो 1979 में फिर ईरानी रिवोल्यूशन आया। उसमें जो ईरान की थोड़ी सी गलती हुई जिसकी वजह से ये बहुत एक्सिलरेट हो गया, वो था यूएस एम्बेसी हॉस्टेज। यानी कि 52 अमेरिकन को 444 अप्रोक्सीमेट दिन तक हॉस्टेज बना के रखा गया, जिसे अमेरिका ने बिल्कुल कहते हैं दिल पे ले लेना, दिल पे ले लिया, नेशनल ह्यूमिलिटी पे ले लिया उन्होंने वो, कि भैया हमारी जो इंसल्ट हुई है वो चार की नहीं, वो पूरे अमेरिका के पूरे देश में इंसल्ट, वो पूरी दुनिया में इंसल्ट उन्होंने महसूस करी। धीरे धीरे फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट होते चले गए। 2000 आया, 2000 में एक नया मोड़ आया। ईरान ने बोला हम क्या बना रहे हैं, हम न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं। ईरान ने कहा हम न्यूक्लियर पावर नहीं बना रहे, एक्चुअली हम एनर्जी डेवलप कर रहे हैं। अमेरिका बोल रहा है नहीं आप बॉम्ब बना रहे हैं। ट्रस्ट इशू यहाँ पे थे पुराने, यानी वो ट्रस्ट इशू जो छोटा छोटा सा जन्म लिया था 1953 में, जिसे बहुत ज्यादा अपर लेवल पे ले जाया गया 1979 में, वो दिखना शुरू हो गया था 2000 की लड़ाई या 2000 की एक डिप्लोमेसी लड़ाई के बीच में। 2000 में भी कुछ अटैक्स हुए, ड्रोन्स दिखे, लेकिन जो मेजर तगड़ा इशू आया वो आया वो अब। दुनिया क्या कह रही है, मीडिया क्या कह रही है कि पीस हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि हिस्ट्री चाहे 40 साल की हो चाहे 400 साल की हो, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। अब आज हम चाहे 300 साल बाद हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे हम आने वाले 500 साल बाद अपने देश में हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो हमें बताना पड़ेगा अंग्रेजों के अत्याचारों को, हमें समझाना पड़ेगा। हिस्ट्री हमेशा साथ लेके चलता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। अब ये हिस्ट्री अगर आप देखें तो क्या ये ट्रस्ट 45 साल का ट्रस्ट एकदम से पीस में बदल गया? सर मेरा ये मानना है, या मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, कि अमेरिका ईरान की प्रॉब्लम मिसाइल या न्यूक्लियर नहीं है। मेरा मानना यह है अमेरिका और ईरान की प्रॉब्लम जो है वो मेमोरी है और वो ट्रस्ट फैक्टर है। जितना आप मेमोरी में डीप पीछे जाते हैं उतना आपके दिल में दिक्कत होती है और उतना आप दुश्मन को और तगड़ा दुश्मन मानते हैं। तो मिसाइल से ज्यादा मेमोरी प्रॉब्लम है। अब आती है बात सर, इससे विनर लूजर कौन हो सकता है, विनर लूजर कौन हो सकता है? अब अगर एक बात देखें तो अगर पीस डील 60 दिन तक जो उन्होंने कही है, अगर ये ना टूटे और आगे चलती रहे, तो सबसे पहले चच्चा हमारे विनर है। दुनिया को बताएंगे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ट्वीट पे ट्वीट आएंगे और फिर बाद में अगले साल कह देंगे पीस पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सेकेंडली मुझे लगता है इंडिया, जापान और यूरोपियन कंट्रीज, मुझे लगता है ये विनर होंगे, क्योंकि ऑयल प्राइस के दाम गिरेंगे। तो इन ऑयल इंपोर्ट सस्ता होगा तो आपको पता है हमारे देश में भी पेट्रोलियम सस्ता होगा, तो बहुत सारी चीज सस्ती हो जाएंगी, इन्फ्लेशन पे थोड़ा रोक लगेगा। तीसरा जो विनर, जैसे मैंने शुरू में बोला कि पाकिस्तान ने सो कॉल्ड अपने आप को विनर घोषित कर दिया, हालांकि पाकिस्तान में क्या हुआ था, वो पीस टॉक फाइनलाइज नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहेगा क्योंकि हमने पीस टॉक की शुरुआत करी है, तो है ना, ऑपरेशन हाँ सिंदूर ये हम देखते हैं कि पाकिस्तान को कहता है कि हमने इतने गिरा दिए उतने गिरा दिए, तो वो अपने आप ऑपरेशन को विनर घोषित होने के करता है। बाद भी सर,
हारने के बाद भी वो अपने आप को विनर बोलता है। हमेशा पाकिस्तान आ रहा है इंडिया से, लेकिन अपने आप को विनर घोषित करता है। तो इंडिया, पाकिस्तान की तो शुरू से आदत रही है सर, वो झूठ बोलता है, झूठा है, मक्कार है पाकिस्तान सर। तो पाकिस्तान मीडिया में तो उन्होंने अपने आप को पीस डील की न्यूज आते ही विनर घोषित कर दिया जी, ये हमने नींव हमने रखी थी जी, पीस हमने कराया। तो हालांकि उन्हें विनर कैटेगरी में रखना नहीं चाहिए, पर हो सकता है कुछ लोग पाकिस्तान से देख रहे हो तो खुश हो जाएंगे, भाई क्या दिक्कत है। लूजर कौन होने वाला है सर? लूजर होने वाला है सबसे पहले हार्ड लाइनर्स लोग जो होते हैं, जो कहते हैं कि भाई वॉर रुकनी नहीं चाहिए, उन्हें वॉर में ही मजा आता है। वो सबसे पहले लूजर्स है जिनका माइंडसेट ये होता है कि भाई कोई भी मरे, वॉर चलती रहनी चाहिए, मजा आता है। दूसरा, लूजर वो लोग हैं जो क्रूड में स्पेकुलेशन खेलते हैं, क्रूड ऑयल एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, यस। क्रूड स्पेकुलेशन वाले लूजर है, हाँ। क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाएगी तो इतना ऊपर नीचे होगा नहीं। और हम्म। तीसरा जो लूजर है सर, नैरेटिव वाले लूजर है, जो बोल रहे थे कि भाई कभी भी पीस टॉक हो ही नहीं सकती, या तो ईरान खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। है कि नहीं बात? ट्रम्प चच्चा धरे के धरे रह गए, ना ईरान खत्म हुआ और ना ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के कब्जे में आ पाया। है ना, उल्टा उल्टी सीधी हरकतें करके इंडियन को और मार दिया, उस पर गुस्सा और दिला रहे हैं इंडियंस। तो सर इस मुद्दे पे हम अलग से बात करेंगे, तीन इंडियंस जो मुद्दे मर गए हमारे अमेरिका के हाँ प्रति। मेरे लिए बहुत गुस्सा है कि यार सिविलियंस को मारना सही नहीं होता, जबकि तुम्हें पता है कि उसमें वॉर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर अब अगला मुद्दा ये आता है कि आप इसको फ्यूचर में क्या देखते हैं? अभी विनर लूजर के बाद आप फ्यूचर कैसा देखते हैं इनका? देखिए, फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा, मैं आपको पहला सिनेरियो बताता हूं। सबसे पहला तो ये होगा कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज आएंगे जाएंगे, पेट्रोल डीजल और गैस वगैरह का आराम से होगा। सबसे ज्यादा तो फायदा होगा। दूसरी बात सर, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे जो लाखों जाने जा रही थी, जो लोग मर रहे थे, वो लोग, आम जनता नहीं मारी जाएगी। उसका भी सबसे बड़ा फायदा होगा, फ्यूचर में होगा। अगर ये डील पक्की हुई तो सर देखो, सबसे बड़ी हार मैं मानता हूं इसके अंदर, जो हमारे इजराइल के सो कॉल्ड पीएम साहब है, बेंजामिन नेतन्याहू, जो कभी भी नहीं चाहते कि ये वार बंद होना चाहिए। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर सर, मैं एक बात बताता हूं, बहुत ही इंटरनली बात है कि उनके ऊपर, उनके देश के अंदर उन पे मुकदमे चल रहे हैं, और जब तक वार चलता रहेगा तो कोर्ट, भाई वो कहेंगे भाई लड़ाई हो रही है, मैं कैसे कोर्ट में पेश हूं। तो जैसे ही ये वार बंद हो जाएगा तो वैसे ही उन्हें कोर्ट सजा देगा, उनके खिलाफ केस चलाएगा, और उनके इस बार इलेक्शन भी है। तो पक्का मैं आपसे लिख के दे सकता हूं कि सर ये युद्ध में जो भी जो डील साइन हो रही है, इस डील को अगर तोड़ने वाले हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू है। अगर उन्होंने एक भी गलती की, अगर उन्होंने वार शुरू करा, ईरान पे हमला किया, तो यकीन मानिए इस बार मुझे लगता है ट्रंप चाचा उन्हें ही उड़ा देंगे कि भाई तू मेरी क्यों शांति पुरस्कार छीन रहा है, मेरा नोबेल पुरस्कार मत छीन, तेरी वजह से नुकसान हो रहा है। तो हो सकता है अमेरिका और इजराइल में रिश्ते खराब हो जाए। और जो चांसेस हैं सर कि वो लेबनान पे हमला करे जा रहा है बार बार, ईरान को भी उकसा रहा है, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर सिनेरियो में अगर डील हुई तो सबसे बड़ा लूजर मैं मानता हूं बेंजामिन नेतन्याहू को, क्योंकि वो चाहते नहीं कभी युद्ध रुके अमेरिका और ईरान के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये पब्लिक को पता होना चाहिए। वही सबसे बड़ा इसके अंदर द्रोही मान सकता हूं, मतलब कि आप दुश्मन मान सकता हूं इन दोनों के बीच में, इस टाइम जो दुश्मन बनेगा। और अगर डील हो गई तो सर सबसे ज्यादा फायदा मैं बता रहा हूं इंडिया को भी होगा, और जो बाकी कंट्री है उनको भी होगा। ऑयल का प्राइस कम होंगे, और आराम से गैस के प्राइस कम होंगे। जो हम हाहाकार मची हुई थी अभी हर कंट्री के अंदर, लगभग इंडिया के अंदर, बाकी कंट्रियों के अंदर भी गैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो फ्यूचर में इनके प्राइस पे आपको कंट्रोल मिलेगा, और आराम से स्मूथ बिजनेस भी ग्रो करेगा। ये फ्यूचर सिनेरियो हो सकता है सर। लेकिन एक चांसेस और है, अगर सर डील कैंसिल हुई तो दोबारा से युद्ध होगा, आम जनता दोबारा मानी जाएगी, इन्फ्लेशन दोबारा पड़ेगा, इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जितना नुकसान पहले नहीं हो, उससे कई गुना नुकसान होगा। और सर मैं बता रहा हूं, ईरान कभी भी अमेरिका से हार नहीं सकता। इंटरनली मुझे उसके वहां के लोगों से बात होती है, वहां के कहते हैं ईरान के पास अभी भी बहुत मिसाइल हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे। ईरान का बेचारे ने इतना कोशिश कर ली हमारे चच्चा जी ने, लेकिन ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उनके पूरे टॉप लीडर मार दिए, कहां जीत पाए सर, वो सारे लीडर चले गए। लेकिन आज भी बच्चा बच्चा सर, वहां का बच्चा बच्चा, एक 5 साल के बच्चे से भी आप कहोगे ना, तो वो यही कहेगा मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, अपनी कुर्बानी दे दूंगा। लेकिन अमेरिका के 3 लोग भी मुझे एक सामने ला दो जो बोल सके कि मैं कुर्बानी दे दूंगा। लेकिन ईरान के अंदर आज भी जज्बा है, क्योंकि वहां के लोग जज्बाई हैं और बिल्कुल इमोशन है। मैं कह रहा हूं, जो उनके बड़े लीडर को मारा गया था सर, वो आंसू बहा रहे थे लोग वहां के, और कह रहे थे सड़कों पर आगे कि हम बदला लेंगे ट्रंप से, और वो झुके नहीं सर। इतना सुपर पावर कुछ नहीं बिगाड़ पाया।
तो फ्यूचर सिनेरियो में यही कहता हूं कि हर कंट्री का बेनिफिट होगा, आम जनता का फायदा होगा, ऑयल के प्राइस कम होंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो सर फाइनली मैं अगर आपको फाइनली इसको कंक्लूड करूं तो सर मैं सिर्फ ऑयल को देखता हूं और मैं हिस्ट्री को देखता हूं। ऑयल के चक्कर में ही ये लड़ाई हो रही है। अगर देखो लड़ाई आइडियोलॉजी की होती है ना, तो लीडर यस। आके सिर्फ बातचीत करना शुरू कर देते हैं, बयानबाजी और ट्विटरबाजी हो जाती है, आइडियोलॉजी की होती है। लेकिन अगर लड़ाई ऑयल की है, एनर्जी की है, तो यहां पर देखो नेगोशिएशन, बातचीत नहीं है, नेगोशिएशन तक मामला पहुंच जाता है। और यहां पर भी यही इशू ऑयल का है, इसलिए नेगोशिएशन की टेबल तक है ना बातचीत पहुंच चुकी है। कि अब आप अगर कहेंगे सर क्या वॉर खत्म हो चुकी है, ये बहुत ही कठिन सवाल है। 60 दिन का ब्रेक हो सकता है, नए वॉर की काउंटडाउन हो, लेकिन वॉर खत्म हो गई ये नहीं पता। लेकिन अभी क्या है, ऑयल रूट खुल चुके हैं, शिप चल पड़े हैं, मार्केट खुश है, लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं वो भी खुश है, दुनिया यहां तक पहुंची है कि चलो भाई ठीक है अब हमारा कुछ सुधार होगा। लेकिन असली मुद्दा यह है कि जहां तक इस लड़ाई को यहां तक लाने पर इतनी सेक्रीफाइसेस, इतना ग्लोबली इंपैक्ट होने के बावजूद भी जिस मुद्दे से लड़ाई शुरू होती है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ सर। वो अभी वहीं का वहीं अटका हुआ है, और वो है मुद्दा कि तो वही का वही है, न्यूक्लियर सॉल्व का कहाँ हुआ। क्वेश्चन। न्यूक्लियर का क्वेश्चन अभी भी टेबल पे रखा हुआ, वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। और मैं आपको सर आखिरी बात एक बता दूं, हिस्ट्री ये कहती है कि जो मुद्दे अधूरे रह जाते हैं वो खत्म नहीं, वो वापस लौट के आते हैं। तो जो वापस लौट के मुद्दे आते हैं। और जो यादें, जो मेमोरी अधूरी रह गई कड़वी, वो एक ना एक दिन अपने आप को रिपीट जरूर करती है। शायद इसलिए डायलॉग चलता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हो सकता है दुनिया पीस को सेलिब्रेट कर रही हो, लेकिन एक एंगल अगर हम एंगल एक्स को देखें तो ये हो सकता है कि हिस्ट्री अपना काउंटडाउन शुरू कर चुकी है अगली वॉर के लिए। ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि वॉर ना हो, आप और हम स्टेबल जिंदगी जिए, एक अच्छे प्राइस और जेन्युइन प्राइस पे हम अपना लाइफस्टाइल जिए, और जो हमारे फ्यूचर, हमारे आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर के लिए भी है। तो सर मैं, चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बताइए। यार मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे एक सिग्नेचर शांति ला सकता है, वैसी एक सिग्नेचर इतिहास भी बदल सकता है। अगर ये डील में सिग्नेचर हुआ तो शांति आएगी, अगर सिग्नेचर नहीं हुआ तो ये दुनिया इतिहास बदलते देखेगी, और ऐसा वार होगा कि जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी सर। फाइनली मेरा अपने व्यूअर से क्वेश्चन ये है कि आप कमेंट में बता सकते हैं, क्या ये 60 दिन का काउंटडाउन है जैसा हमारा थंबनेल है, क्या ये नेक्स्ट वॉर लोडिंग है, या सच में पीस डील लंबा चलेगा? क्या हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी और कड़वा सच जो ईरान और यूएस के बीच में है, क्या फ्यूचर में कितना स्टेबल हो पाएगा? आप हमें कमेंट में भी डाल सकते हैं। इसी अगले मुद्दे पर हम आपको मिलेंगे। राइट, चैनल अपने एंगल एक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।